हेलो फ्रेंड्स, मैं सीजा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, यानी स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ा है। स्वपोषी पोषण जो हमने पढ़ा, तो एक बात आपको बता दें, पोषण की जहां तक बात है तो हम लोग जो पोषण करते हैं उसके लिए मुख हुआ होता है, आहार नाल से होते हुए वो स्टमक में जाता है, एक तंत्र है। श्वास लेने के लिए नाक है, नासा द्वार है, श्वास नली है, ऐसे करते हैं। लेकिन अब सोचिए, पेड़ पौधे के अंदर ये कैसे होता होगा? क्या इसके लिए कोई अंग है? जी हाँ, उसके लिए जो पार्ट है उसका नाम है स्टोमाटा, जिसे हम कहते हैं रंध्र। खुला रंध्र, बंद रंध्र का दो डायग्राम आप देख रहे हो। और आपको बता दें, ये जो डायग्राम है इसे बनाने में थोड़ा मेहनत हुआ है, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड पे बनाया मैंने। 15 से 10 से 12 मिनट, 15 मिनट का मुझे समय लगा है इसमें, है ना, क्योंकि थोड़ा दिखाना है, अच्छे दिखाना है ताकि आप लोग अच्छे समझ पाए, है ना। तो जहां तक है, जो समझने लायक डायग्राम मैंने बनाया है। तो खुला रंध्र, बंद रंध्र। अब देखिए, खुला रंध्र के डायग्राम को हम अगर समझते हैं तो यहाँ पे हरित लवक होता है ना। क्लोरोप्लास्ट का नाम आप सुने होंगे। और यही हरित लवक के कारण प्रायः पेड़ पौधे की पत्तियां क्या होते हैं? हरा दिखते हैं, ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। हरी पत्तियां होती है पेड़ पौधे के अंदर, ठीक है। और ये प्राय जितने दिख रहे हैं ना, ये सभी हरित लवक हैं। रंध्र, ये जो रंध्र है इसे हम छिद्र कहते हैं। इसी छिद्र से जो है क्या होता है, स्टोमाटा जो होता है ना, ये रंध्र छिद्र है ना, यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। CO2 वायुमंडल से पेड़ पौधे के अंदर जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में उसकी भूमिका है, और कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। और यहां से ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में यही रंध्र से पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं करती है। द्वार कोशिकाओं के द्वारा आवश्यकता अनुसार जब यहाँ पे उचित जो भी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है ना, वो स्टार्च का निर्माण हो गया, तो ये रंध्र आवश्यकता अनुसार खुलती है और बंद हो जाती है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं प्रायः बंद रंध्र की है। अब देखिए, ये डायग्राम को आपने समझ लिया, इसका नियंत्रण द्वार कोशिका के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसकी परिभाषाएं कभी कभी डायग्राम भी एग्जाम में दे देता है, कभी कभी परिभाषाएं दे देता है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि रंध्र के प्रमुख कार्य क्या है, इसको लिखें, है ना। तो आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर किसी भी तरह से पूछा जाएगा। तो आज के बाद आप जब एग्जाम दोगे 2026 में, अगर आ जाता है तो आसानी से इसका आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ध्यान से अगर आप समझते हो तब। अब देखिए, रंध्र को हम समझते हैं। रंध्र क्या है? पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होता है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होता है उन्हें हम रंध्र कहते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है या होता है उसे हम रंध्र कहते हैं, यानी स्टोमाटा कहते हैं। ये पत्ती की सतह पे ही नहीं पाया जाता है, ये ट्रंक पे भी पाया जाता है, उसके बाद जड़ में भी पाया जाता है, रूट में भी पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। लेकिन पत्ती की सतह पे इसका बहुत क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो पत्ती की सतह पे जो सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। अब बात है कि इसके कार्य क्या है, तो इसके प्रमुख कार्य को हम लोग समझते हैं। देखिए, इसके जो प्रमुख कार्य हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इन्हीं रंध्रों, छिद्रों के द्वारा क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें CO2 है ना, O2। तो CO2 जो वायुमंडल से, CO2 कितने परसेंट है वायुमंडल में? 0.04% के आसपास, है ना। तो ये जो गैस है वायुमंडल में, ये प्लांट्स के अंदर क्योंकि अकार्बनिक पदार्थ को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या, CO2 को लेता है पेड़ पौधे, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। जल चाहिए, जल तो जमीन से, जड़ से ले लेता है पेड़ पौधे, है ना। और उसको क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कर देता है, उसे जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसे कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देता है, और कार्बनिक को कार्बनिक में बदल देता है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है, इसमें अधिकांश गैसों का आदान प्रदान यहीं से होता है, इसको हमें समझना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड विशरण क्रिया द्वारा रंध्रों से होकर प्रवेश करती है। यहां पे ये आया विशरण, ये क्या है? विशरण, इसको समझेंगे। और आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया, विशरण क्रिया द्वारा रंध्रों से होकर प्रवेश करती है।
अब देखिए यहाँ पे विशरण, पहले इसको समझते हैं। CO2 तो आता ही है ना, लेकिन ये कैसे आता है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड विशरण क्रिया द्वारा रंध्रों से होकर प्रवेश करती है। विशरण क्या है? विशरण को समझते हैं, फिर ये आसानी से आप समझ जाएंगे। विशरण ऐसे प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें ये जो घटनाएं होती है प्राय विशरण की, जहां पे उच्च सांद्रता होता है और जहां पे निम्न सांद्रता होता है। जैसे कि इसका परिभाषा ही है, उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान पर प्रस्थान करना ही विशरण कहलाता है। जहां पर मान के चलिए CO2 ज्यादा है, जैसे कि अगर आप 9th में पढ़े होंगे, अगरबत्ती की जो है, कोई अगरबत्ती को हम जलाते हैं, पूरे रूम में वो फैल जाता है, विशरण के कारण फैलता है। गर्म खाना जो है उसकी खुशबू दूर दूर से हमें पता चल जाता है, विशरण के द्वारा पता चल जाता है। और आपको बता दें, कोई पानी है ना, और उसमें एक बूंद हम अगर उजाला को गिराते हैं तो पूरे पानी में फैल जाता है ना। तो उच्च सांद्रता से क्या हो जाता है, निम्न सांद्रता वाले स्थान में मिल जाता है, हर जगह एक समान जो है हो जाता है ना। कहीं भी आप अगर वहां पे कपड़े को, रुमाल को, किसी को वॉश करोगे उजाला में, वो जो पानी में डाल के, है ना, तो हर जगह जो है एक समान होता है। आप चीनी को घोलते हो पानी के अंदर, और अगर उस कहीं से भी पानी के एक चम्मच उठा करके स्पून जो है मुंह के अंदर रखोगे तो समान मीठा आपको लगेगा। ये विशरण के कारण ही हो पाता है। तो यहां पर आप समझें इस चीज को, विशरण जो होता है, वायुमंडल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड है? तो 0.04%। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ये जो प्रकाश जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, वहां पे क्या होता है, प्राय जल टूटता है, जल का अपघटन होता है। अपघटन होने के साथ हाइड्रोजन जो CO2 में अपचयन करवा देता है। और हमेशा जो है कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, CO2 कम गया, सांद्रता वायुमंडल में CO2 की ज्यादा है, प्लांट्स के अंदर इसका कम गया। जब प्लांट्स के अंदर इसका कम गया सांद्रता, तो क्या होता है, ये फटाक से प्लांट्स के अंदर विशरण क्रिया के द्वारा इन कर जाती है। सेम यहां पे यही होता है कि जब यहां पर वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, जब प्लांट्स के अंदर जल टूटता है ना, और हाइड्रोजन जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड में जाकर के अपचयन हो जाता है, ठीक है, अपचयन करवा देता है, तो वहां तो कार्बोहाइड्रेट बना, लेकिन O2 जो है प्लांट्स के अंदर ज्यादा बना, तो सांद्रता प्लांट्स के अंदर ज्यादा हो गया ऑक्सीजन की, वायुमंडल में 21% है, तो यहां सांद्रता बढ़ा तो फटाक से बाहर निकल जाता है। तो विशरण क्रिया के द्वारा ही होता है। तो देखिए यहाँ पे यही बात है, आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड विशरण क्रिया द्वारा रंध्रों से होकर प्रवेश करती है। उत्पाद के रूप में मुक्त होने वाले ऑक्सीजन इन्हीं छिद्रों से, मतलब रंध्रों से होकर बाहर निकल जाते हैं, और उत्पाद के रूप में क्या होने वाले, मुक्त होने वाले ऑक्सीजन इन्हीं रंध्र से होके क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन जो है, रंध्र का खुलना बंद होना द्वार कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रण होता है, नियंत्रित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछेगा कि रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना प्राय नियंत्रित होता है, द्वार कोशिका के द्वारा नियंत्रित होता है, ध्यान में रखना। आपको अगर 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा द्वार कोशिका, रंध्रों के छिद्रों को खुलना और बंद होना प्राय नियंत्रित होता है, द्वार कोशिका के द्वारा होता है। आप जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे 5 पादप हार्मोन के बारे में, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इथाइलिन। तो यहाँ पे जो चौथा नंबर है, ऑक्सीन, जिबरेलिन, है ना, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इसके बाद इथाइलिन। एब्सिसिक अम्ल जो होता है, साइटोकाइनिन भी इसमें मदद करता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं करता है ना, नियंत्रित नहीं करता, ये पादप हार्मोन है। इसमें जो एब्सिसिक अम्ल जो होता है ना, ये प्राय इसको स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, परिस्थिति को देख करके कि भैया यहां पर अगर कार्बोहाइड्रेट बन गया, है ना, ज्यादा बन गया, तो प्रकाश संश्लेषण हो रही है और उचित कार्बोहाइड्रेट की डिमांड हो गई, तो द्वार कोशिका को स्टिमुलेट कर देता है, उकसा देता है कि भैया बंद हो जाओ, है ना, तो द्वार कोशिका बंद हो जाता है। तो ये जो पादप हार्मोन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में जंतु में हार्मोन, है ना, पादप में हार्मोन, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे 5 पादप हार्मोन को, वहां हम लोग समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। तो वो जो एब्सिसिक अम्ल होता है, प्राय द्वार कोशिका को स्टिमुलेट कर देता है, आगे समझेंगे। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि रंध्रों का खुलना बंद होना द्वार कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये पत्तियों के अलावा तनों तथा जड़ों पर भी पाए जाते हैं। ये पत्तियों के अलावा तने तथा जड़ों पर भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं।
दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के कारण द्वार कोशिकाओं में स्टार्च जमा हो जाता है। अब स्वाभाविक है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्या होगा, स्टार्च जमा हो जाएगा। परासरण के कारण उनके भीतर अधिक मात्रा में जल जमा हो जाता है, जिससे वो फूलकर रंध्रों को बंद कर देता है ना। तो क्या यहां पे कह रहा है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के कारण द्वार कोशिकाओं में स्टार्च जमा हो जाता है, परासरण के कारण उनके भीतर अधिक मात्रा में जल जमा हो जाता है, जिससे वे फूलकर रंध्रों को बंद कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लाइन समझते हैं। रात्रि के समय द्वार कोशिकाओं का स्टार्च उपापचय क्रियाओं में खर्च हो जाता है, बाह्य परासरण के कारण उनका जल बाहर निकल जाता है। अब समझिए इस चीज को, यहां पे परासरण यहां भी आया, परासरण कहां आया, एक यहां भी आया। इस परासरण को हम समझ जाते हैं तो इसको समझ जाएंगे। अब क्या होता है समझिए, परासरण क्या होता है, परासरण वह बाह्य दाब होता है ना। परासरण दाब जो होता है ना, वो बाह्य दाब होता है जिसमें अर्ध परागम झिल्ली से होकर विलायकों का जो अणु, देखिए अर्ध परागम झिल्ली हमने पढ़ा होगा 9th में, जब कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, कोशिकाओं में पाए जाते हैं ये सभी तो कोशिकाएं के हैं, कोशिकाएं के अंदर तो होती है। तो अर्ध परागम झिल्ली जो होता है ना, उसके अंदर जो विलायक होता है ना, विलायक के अणु की जो प्रवाह होती है ना, उसको रोका जाता है। विलायक के अणु की जो प्रवाह होती है उसे रोका जाता है, और उसको रोकने के लिए, उस अणु के प्रवाह को, विलायक के अणु के प्रवाह को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब लगाया जाता है ना, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। यानी बाह्य दाब वह बाह्य दाब है, परासरण दाब वह बाह्य दाब है जिसमें अर्ध परागम झिल्ली से होकर विलायकों के अणुओं को है ना रोकने के लिए, मतलब उसके बहाव को रोकने के लिए है ना, जो बाह्य दाब विलयन पे लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। तो ये दाब लगा और क्या होता है, रंध्र खुल जाता है। रंध्र के जो छिद्र होते हैं ये प्रायः खुल जाते हैं। तो आप इसको आसान शब्दों में समझे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करें। फिर आगे विषमपोषी पोषण के बारे में हम लोग समझेंगे, अमीबा में पोषण के बारे में समझेंगे, है ना। अगर आपने इसको समझा है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और बिहार एग्जाम पोर्टल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आपके साथ अमीबा में पोषण, विषमपोषी पोषण को अच्छे से समझते हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। ओके।